सभी को आज फिर से नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से सुनील सर हमारे साथ जुड़े हैं। आज का जो विषय रहेगा बहुत अच्छा विषय रहेगा, नया विषय रहेगा। और मैं सबसे यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को का पूरा देखें, अंत तक देखें। आज का जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा मुहूर्त के ऊपर, कि ज्योतिष में कृष्णपति मूर्ति के अनुसार हम मुहूर्त कैसे निकालें। क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति को अपना कोई ना कोई शुभ कार्य या कुछ ना कुछ कार्य नया स्टार्ट करना होता है। और उस कार्य को स्टार्ट करने के लिए कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त, कौन सा योग हमें हमारी अकॉर्डिंगली हमें सक्सेस देगा, वो आज सर से हम जानेंगे। उसका सारा प्रक्रिया, उसका सारा प्रोसेस आज हम सर से जानेंगे। तो सबसे पहले सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से आज आपने हमें समय दिया है और हमारे हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देकर आप मुहूर्त पे स्टार्ट कर सकते हैं और अपना अपना जो ज्ञान है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सुनील मिश्र हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका सतीश जी। आपने मुझे अपने चैनल पे फिर से मौका दिया। और एक्चुअली आज जैसा आपने कहा ना, मुहूर्त के ऊपर जो है वो बहुत समय से एक्चुअली ज्योतिष का जो प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहले होरा मुहूर्त इन्हीं के ऊपर चर्चा होती थी कि कौन सा शुभ कार्य या कहाँ कोई युद्ध प्रारंभ करना है, तो किसी किले पे हमला करना है, अटैक करना है, आक्रमण करते हैं राजा महाराजा, तो हमें किस दिशा से करना है या कब करना है, इसी के ऊपर ज्योतिष में ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आधुनिक युग में जो है वो हमारे जो इवेंट्स हैं वो बदल गई। हम जो सामान्य जनजीवन है उसके लिए हम बताते हैं। तो अभी मैं प्रोफेसर गुरुदेव हमारे जो है के एस कृष्णमूर्ति जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इधर काफ़ी समय से जो कृष्णमूर्ति पद्धति पे आधारित मुहूर्त के बारे में मतलब मुहूर्त निर्धारित किया, उन घटनाओं का जो है वो फलित हुई और वो बहुत अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल, बड़ी ही मतलब सुखद रही। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम लोग इसका भी अध्ययन करें और इसके बारे में हम आपको बताएं कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से कैसे किसी भी हम कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसका हम आकलन कैसे करें। तो सपोज कीजिए कि अब पहले मैं कृष्णमूर्ति पद्धति से कैसे जो विवेचन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली है क्या कि जो मुहूर्त के लिए जो सबसे प्रमुख ग्रह है वो हम चंद्रमा को ही देते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे ही सब कुछ, सारी आपकी जो दशाएं हैं सब चंद्रमा पे आधारित है। जिस चंद्र नक्षत्र में आपका जन्म होता है उस चंद्र स्पष्ट के माध्यम से ही हम कुंडली को बनाते हैं, किसी का जन्मांक बनाते हैं और विभिन्न गणनाएं हम उसके जो षोडश वर्ग हैं उनको निकालते हैं और उससे हम जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। तो चंद्रमा का जो महत्व है वो कृष्णमूर्ति जी ने भी माना है और उन्होंने ऐसा अपनी जो उनके 6 लीडर्स हैं उनमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि हम कैसे ये मुहूर्त निकालते हैं। अभी चंद्रमा की जो स्थिति है उससे हम ये तय करते हैं कि आज के या किसी जिस समय कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो कि हमें, बल्कि हम ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त के लिए आता है मेरे पास, मान लिया वो विवाह के लिए आता है कि हमें ये विवाह तय हुआ है मेरे पुत्र का या पुत्री का, हमें कब करना चाहिए। सपोज कीजिए वो ये प्रश्न लेके आता है, तो हमें उसकी जो पुत्र की कुंडली है जिसका विवाह हो रहा है उससे हमको जो सभी ग्रह हैं उनकी एक स्क्रिप्ट का मतलब है कि ग्रह और वो किस नक्षत्र में है और उन नक्षत्रों का उपनक्षत्र स्वामी कौन है
और उपनक्षत्र स्वामी किस नक्षत्र में, ये हमको इसकी जानकारी कर लेनी। उसके बाद हमें ये देखना कि अब क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो विवाह के लिए कृष्णमूर्ति जी की जो पद्धति है, उसमें विवाह के लिए जो सर्वोत्तम जो स्थान होते हैं जो माने गए हैं, वो 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये 3 स्थान माने गए। और इनमें जो कुछ सपोर्टिव हाउसेस हैं, सपोर्टिव हाउसेस में आपका 3rd हाउस भी है, 5th हाउस भी है, 9th हाउस भी है। ये सपोर्टिव हाउसेस विवाह की घटना के लिए। अभी हमको ये देखना है कि चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है, मान लिया उसने बताया कि हमें मई माह के अंत में विवाह करना, तो हमको ये देखना है कि मई माह के अंत में चंद्रमा का गोचर क्या क्या है, चंद्रमा किन किन नक्षत्रों में जा रहा है। अब हमने देखना शुरू किया, सपोज कीजिए कि वो चंद्रमा जब शुक्र के नक्षत्र में आता है, तो शुक्र जो है वो उसकी जन्म कुंडली में 2, 7, 11 जैसे हाउसेस इंडिकेट करता है। तो हम उस तारीख को सेलेक्ट करेंगे, उस तिथि को सेलेक्ट करेंगे जिस तिथि में चंद्रमा उसकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस या 3rd, 5th, 9th हाउस जो सपोर्टिव हाउस है वो दे रहा है, और जो विवाह के विपरीत ग्रह हैं, जो अपोजिशन के ग्रह हैं, जैसे कि पहला घर 1st हाउस जो है वो अच्छा नहीं है, और जैसे 6th हाउस भी अच्छा नहीं है, और जैसे 10th हाउस, ये क्यों है? क्योंकि 2, 7, 11 अच्छे हाउस हैं और उनसे द्वादश 1, 6 और 10 ये उनको निगेट करने वाले हाउसेस हैं, उनके 12वें स्थान। इसलिए जो अच्छे हाउसेस का निगेशन करते हैं वो हाउसेस उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट में अपीयर नहीं होने चाहिए। कोशिश हमको ये करनी चाहिए। और लेकिन मान लिया कि कोई वो करना ही चाहता है कि नहीं साहब हमको तो इसी में ही करना है, तो हमको फिर उसके हिसाब से उपाय देने होंगे कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि इन तिथियों में आप ना करें जबकि 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस अपीयर हो रहे हैं। और जब 2, 7, 11 या 3, 5, 9 ये घर आ रहे हों चंद्रमा की स्क्रिप्ट में, उसके जन्म कुंडली में, उस नक्षत्र में जब चंद्रमा गोचर में आता है तो हमको विवाह की तारीख देनी है। इसी प्रकार से हम जो विवाह के सपोर्टिव प्लैनेट उसकी जन्म कुंडली से हमको पता लग गया, तो हम उसी के उपनक्षत्र स्वामी को गोचर में देखेंगे कि हाँ इस नक्षत्र में आया, तारीख मिल गई, फिर हम गोचर में उसका सबलॉट देख करके कि हाँ इस समय आप कर सकते, इस ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं, उस दिन में हम इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। फिर हम और आगे अगर जाना चाहें तो उसी से सपोर्टिव जो हमें जो उसके जन्म कुंडली में जो 2, 7, 11 या 3, 5, 9 जैसे घर दे रहा है, ऐसा ग्रह के हम जब उस ग्रह का एसेंडेंट हो गोचर में, उस ग्रह का लग्न हो गोचर में, तो हम उस 2 घंटे के जो मुहूर्त है उसमें आ जाते हैं कि हाँ इस बीच में आपको करना चाहिए। इस तरह से हम पिन पॉइंट, इस तरह से हम किसी भी घटना को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने तो विवाह के उदाहरण दिया आपको, हम स्पेकुलेशन पे कर सकते हैं, शेयर मार्केट में हमें कब पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना है, इसकी जानकारी भी हम इसी प्रकार से ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सर आपकी जो बात को दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहूँगा जी जी कि जिस प्रकार से आपने हमें समझाने का प्रयास किया है, सर के अकॉर्डिंगली अगर आपको जिस भी कार्य को अपने स्टार्ट करना है या शुभ कार्य करना है या किसी भी प्रकार जैसे विवाह का मुहूर्त निकालना है या स्पेकुलेशन के लिए आप कहीं जा रहे हो या टेंडर के लिए जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर हाउस का जैसे भी सर ने बताया कि जो केपी के अकॉर्डिंग जो सर ने बताया, कृष्णा पति मूर्ति सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया, जैसे कि शादी का जो सिग्निफिकेटर होता है कृष्ण पति मूर्ति में फेवरेबल सिग्निफिकेटर वो 2, 7, 11 माने जाते हैं।
विशेष रूप से प्राइमरी हाउसेस जो 7th हाउस मैरिज का है, उसी प्रकार से सर ने बताया है। दशा को भी ऐसे देख लीजिए, जो करंट दशा में जो चल रही है प्लेनेट, अगर वो 2 7 11 दे रहे हैं, और चंद्रमा देखना है कि चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, वो चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर दे रहे हैं आपके चार्ट में 2 7 11, और जो रनिंग दशा के प्लेनेट भी अगर वो 2 7 11 दे रहे हैं, आपको देखना है कि चंद्रमा जब उस प्लेनेट के नक्षत्र में आ जाएगा, वो वाला दिन आपके लिए बेस्ट होगा। वो आपको भगवान आपको बोल रहे हैं कि ये दिन आपके लिए बेस्ट है, इस दिन में आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा समझाने का प्रयास सही है सर? एकदम सही किया आपने, एकदम सही बताया आपने। फिर इसमें आपको कोई और विद्या नहीं लगानी है, हम्म, फिर किसी एक ही चीज पे भरोसा कीजिए। हम्म, और मेरा जो अनुभव रहा है ये बहुत अच्छा रहा। अगर कोई कोई अन्य विधि जो है वो आपके इसके विपरीत बता रही है, तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा। आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल अच्छा, बहुत सटीक पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपने चंद्रमा को देख लिया, गोचर के चंद्रमा को देख लिया, और आपने बाकी ग्रहों के कुंडली को देख लिया कि जो ग्रह के जो भाव है, जो बाकी प्लैनेट है, उसके सिग्निफिकेटर क्या है। और जब भी वो चंद्रमा जिस भी ग्रह के जो जो भी हमने हाँ, कार्य बस आपको आपको उस व्यक्ति के जन्म चार्ट में आपको कोई भी घटना, जैसे आपको किसी को इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देना तो है, हाँ तो हमें ये देखना है कि 3-11 किस में आ रहा है, कौन सी किस प्लेनेट की स्क्रिप्ट में 3-11 आ रहा है और 2-10 नहीं आ रहा है। 2 10 नहीं आ रहा। तो हमको ये देखना है कि ये किस ग्रह की स्क्रिप्ट है। अब उस ग्रह जो जन्म कुंडली में, उस ग्रह को पकड़ लीजिए आप, और उस ग्रह के नक्षत्र में जब गोचर में चंद्रमा आ रहा है, तो आपको वो नेटल कुंडली में कैसे देखना है कि आपको उस प्लैनेट को देखना है जो अपने नक्षत्र के माध्यम से या यूटी अनटेनेंटेड होकर के वो घर दे रहा हो। आपके जो फेवरेबल हाउसेस दे रहा हो और अनफेवरेबल हाउसेस नहीं दे रहा हो, उस ग्रह को आपको पकड़ लेना है और उसको आप गोचर में देखिए। अपने अब आज का गोचर देखिए कि अब वो किस समय, ये कब आ रहा है चंद्रमा उस नक्षत्र में या उस उपनक्षत्र में, या वो उसका असेंडेंट, उसका लग्न कब आ रहा है, कब आ रहा है? वो समय आप निकाल लें। वो उस समय का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होगा उस घटना का। बहुत ही आपने सर सटीक बताया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं प्रयास करूंगा इसके ऊपर इसको समझने का, और इसको खुद से भी प्रैक्टिस करूंगा, इस आपने जो सूत्र दिया है मेरे को और हमारे दर्शकों को। तो फिर से सर, आज आपने थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे साथ फिर से जुड़े हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। थैंक यू।